प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बीएड थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर की। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इसकी बात कर रहे थे। और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में हमने देखा था कि इसका क्षेत्रफल कितना पाया जाता है, इसका विस्तार कैसे हैं, इसकी सीमाएं कैसी हैं, ये विश्व का प्राचीनतम क्षेत्र है या नहीं है, कौन से युग की चट्टानों से निर्मित हैं, ढाल कैसा है, ये सारी की सारी हमने बात की थी। उसके बाद में हमने दो भागों में इसको विभाजित करके अध्ययन करना था और एक को हमने डिस्क्राइब भी किया था और उससे संबंधित आज हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए कौन कौन से भाग थे उसके और उसका जो विस्तार था वो विस्तार कितना था, कैसे था, ये भी देखेंगे हम। ये प्रायद्वीपीय पठार की बात करें हम, ये क्षेत्र, अब ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र दो भागों में था। मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा था दक्कन ट्रेप, या हम कह सकते हैं लावा पठार। अब देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करते हैं तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मध्यवर्ती उच्च भूमि में है और ये नीचे का क्षेत्र ये क्या है, दक्कन ट्रेप है। अब हम मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इन क्षेत्रों की बात करेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि में हम बात कर रहे हैं देखिए, राजस्थान की जो अरावली हैं वो भी मध्यवर्ती क्षेत्र में आती है। इससे आगे का जो पार्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये भी मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं मालवा पठार। फिर ये एक पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये भी मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत। फिर एक क्षेत्र है बुंदेलखंड और फिर एक क्षेत्र है बघेलखंड, बघेलखंड। फिर यहाँ पर झारखंड में एक क्षेत्र पाया जाता है छोटा नागपुर पठार, ये भी मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र है। बीच में आ गया आपका मालदा गैप और यहाँ पर मेघालय में मेघालय का पठार। ये सारे के सारे क्षेत्र किस में आते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि में आते हैं। और मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली की, कि अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली की बात करते हैं तो अरावली एक ऐसा पर्वतीय प्रदेश है जो विश्व का प्राचीनतम पर्वत कहलाता है।
प्राचीनतम पर्वत। प्राचीनतम पर्वत की बात करेंगे तो कौन सा आएगा? अरावली आएगा। और इसका मुख्यतः विस्तार राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन ये दिल्ली से और गुजरात तक, पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 550 किलोमीटर के रूप में फैली हुई है। तो और अरावली की बात करेंगे तो अरावली एक महान जल विभाजक के रूप में भी आपको स्पष्ट होगी। कैसे होगी कि ये अरावली आगे चलते हुए विंध्याचल और फिर नीचे एक पर्वत श्रेणी होगी सतपुड़ा, और हम आगे बात करेंगे पश्चिमी घाट की। तो ये इस प्रकार से ये अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ये महान जल विभाजक है भारत का। तो इसको भी स्पष्ट करती है। अरावली आगे विंध्याचल से मिलकर, सतपुड़ा से मिलकर ये जल विभाजक के रूप में स्पष्ट करती हैं। और अरावली के अंतर्गत क्या है? दिल्ली क्रम की क्वार्टजाइट चट्टानें भी पाई जाती हैं, फाइलाइट भी पाई जाती हैं। और यहाँ पर जैसे आबू पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर वो क्षेत्र है ग्रेनाइट से निर्मित क्षेत्र, बैथोलिथ के रूप में पाया जाता है। कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया अरावली के बारे में। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, इसको हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। और ये प्रदेश किससे निर्मित हैं? लावा से निर्मित प्रदेश हैं। राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती के नाम से जानते हैं। ये प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। और लावा निर्मित प्रदेश हैं। और लावा निर्मित प्रदेश किस प्रकार से बना कि प्राचीन समय में क्रिटेशियस युग की बात करेंगे तो उस समय ज्वालामुखी उद्भेदन शुरू हुआ। और ज्वालामुखी उद्भेदन शुरू होने के बाद में क्या हुआ? यहाँ से लावा बाहर निकला और एक पठारी क्षेत्र बना। उस पठारी क्षेत्र को राजस्थान के अंतर्गत हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करेंगे ये जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार इससे बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है किसमें? ये दोनों प्रदेशों की बात की राजस्थान में। और मालवा पठार की बात करेंगे तो मालवा पठार है वो कहाँ पर है? मालवा पठार है मध्य प्रदेश में, एमपी के अंतर्गत हैं। और ये भी क्या है? इससे सटा हुआ प्रदेश है बिल्कुल। तो ये किससे निर्मित हैं? ये भी लावा से निर्मित प्रदेश है मालवा का पठार। और मालवा के पठार के अंतर्गत मिट्टी पाई जाती है जो विशेष है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर इस मालवा के पठार में अवनली का अपर्दन आपको सर्वाधिक दिखाई देगा। अवनली का अपर्दन क्या होता है? अवनली का अपर्दन, अवनली का अपर्दन, अवनली का अपर्दन क्या होता है कि नदियों के द्वारा इस प्रकार की छोटी छोटी नलिकाएं बन जाती हैं। और नलिका बन जाने के कारण वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है? मतलब कृषि के लिए अनुपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। उसको हम बोलते हैं बीहड़। बीहड़ क्षेत्र होने पर वहाँ पर आसानी से कृषि नहीं की जाती है और कृषि नहीं करेंगे तो वो क्षेत्र किसमें? अनुपजाऊ क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पर प्रमुखतः कौन सी नदियाँ हैं जिनके द्वारा अवनलिका हैं? चंबल, माही, बेतवा, ये बहुत सारी नदियाँ हैं जो मालवा के पठार को अवनलिका युक्त बनाती हैं। और भोपाल प्रदेश भी क्या है? भोपाल प्रदेश बेतवा और पार्वती नदी, भोपाल प्रदेश इसी मालवा पठार में स्थित है। भोपाल क्षेत्र जो है, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वो भी इसी क्षेत्र में है। वो क्षेत्र बेतवा और पार्वती नदी के बीच का क्षेत्र है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको अवनलिका अपर्दन स्पष्टतः दिखाई देगा। उसके बाद में हम बात करते हैं
विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो देखिए ये मालवा पठार के क्या है, मालवा पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। लेकिन यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, ये सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करेंगे हम तो इस क्रम में उसके पश्चिम में और उसके पूर्व में कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। पश्चिम की बात करेंगे तो भारनेर पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये इसका पश्चिमी हिस्सा है। पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है कैमूर पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश की बात चल रही है। और मध्य भाग में विंध्याचल, ये इसका मध्य भाग है, किसका? विंध्याचल का। इस प्रकार से पश्चिम में आपको भारनेर पर्वत श्रेणी दिखाई देगी, पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। और ये जो पर्वत श्रेणी है ये प्राचीन युग की चट्टानों से निर्मित हैं। प्राचीन युग से, प्राचीन युग की चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणी है। अब इसके अंतर्गत चट्टानों की बात करेंगे तो लाल बलुआ जो पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, इसकी अधिकता स्पष्ट होती है। लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर की बहुतायत आपको मात्रा उपलब्ध होगी। कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी इस क्रम में पाए जाते हैं बहुत सारे पर्वत, उसको हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी में इसकी सर्वोच्च एक चोटी पाई जाती है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी पाई जाती है, उसका नाम है गुमान पीक, गुमान पीक। अब याद रखना विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुमान पीक पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी है। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या करती हैं? यहाँ से स्पष्ट हो जाता है उत्तर और दक्षिण। तो याद रखना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करेंगे अगला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश की। तो इसके उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसके जो उत्तरी क्षेत्र है, इस उत्तरी क्षेत्र में बुंदेलखंड पठार पाया जाता है। किसके? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, या हम बात कर सकते हैं मालवा का पठार है, उस पठार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बुंदेलखंड का क्षेत्र पाया जाता है। और ये क्षेत्र है, ये भी क्या है?
इस क्षेत्र में भी आपको चंबल, बेतवा ये सारी की सारी नदियों का प्रभाव दिखेगा। और इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि ये जो क्षेत्र है ये नीच चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। और नीच किस प्रकार की चट्टान है आपको पता है, मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है, या हम कहते हैं कायांतरित चट्टान है, नीच चट्टान। और किससे निर्मित हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चट्टान किसका। और ये बता देता हूँ, ये कोई अगण्य चट्टान है, उसका रूपांतरित रूप है, और वो अगण्य चट्टान का आपको नाम बताना है कि कौन से अगण्य चट्टान है जिसका रूप परिवर्तित होती ये नीच में बदल जाती है। अब हम आगे बात करेंगे, अगला पठारी क्षेत्र आता है बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड के पठार के अंतर्गत हम बात करते हैं कि बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का जो अंतिम सिरा है, यहाँ पर तो हमने बात कर ली बुंदेलखंड की, लेकिन इसके बाद में आधा क्षेत्र किसी और स्टेट का आता है। वो स्टेट कौन सा है? बघेलखंड। देखिए पठारी क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश और उसके पास का क्षेत्र है छत्तीसगढ़। इन दोनों क्षेत्रों में बघेलखंड का पठार पाया जाता है। और इस बघेलखंड की जो सीमा की बात करेंगे, वो सीमा देखिए, ये सोनपुर पहाड़ी है, नीचे हैं रामगढ़ पहाड़ी। ये रामगढ़ पहाड़ी है ना, ये रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये वो रामगढ़ पहाड़ी की बात नहीं चल रही है शेखावाटी क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ में है। और ये है आपका मध्य प्रदेश में। इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बघेलखंड। और इसके इस पठारी प्रदेश के पश्चिम में बात करेंगे तो कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये इसकी स्थिति को दर्शाता है कि इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र किस प्रकार से है। और इस क्षेत्र की चट्टानों की बात करेंगे हम, तो इस क्षेत्र की चट्टानों में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर आपको बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देगा। चूना पत्थर व बलुआ पत्थर ये स्पष्टतः आपको दिखाई देगा। तो देखिए हमने कितने क्षेत्रों की बात की है। हमने अरावली की बात की है, उसके बाद में हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात की है। अरावली के अंतर्गत हमने देखा प्राचीनतम युग की ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ये दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ एक क्रम में मैक्सिमम आपको राजस्थान में दिखाई देगा 80%। और यहाँ पर ग्रेनाइट संबंधी चट्टानें पाई जाती हैं, क्वार्ट्ज संबंधी पाई जाती हैं, फाइलाइट संबंधी चट्टानें पाई जाती हैं, और भी बहुत सारी चट्टानों के रूप देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की इसके आगे के क्षेत्र की दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लावा प्रदेश है, इससे सटा हुआ प्रदेश है मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक पर्वत श्रेणी विंध्याचल बहुत प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो बाड़मेर और कैमूर के बीच स्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी गुमान पीक है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। और उसके बाद में हमने देखा मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये पठार कौन कौन से राज्य में स्थित हैं, कौन सी सीमावर्ती हैं, क्या इनकी कोई विशेषता है या नहीं है, उस विशेषता के बारे में भी हमने क्या किया है, देखा है। और उसके बाद में हम बात करेंगे आगे छोटा नागपुर पठार, मालदा गैप और मेघालय का पठार। ये तीन भूभाग इस मध्यवर्ती उच्च भूमि में रह गए हैं। उन तीनों भूभागों को हम डिस्कस आगे करेंगे। देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो
आप ज़रूर संपर्क कीजिए और पूछिए सर ये कंसेप्ट किस प्रकार से है। उस कंसेप्ट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार आप नोट्स बनाते रहिए भी, लगातार अध्ययन करते रहिए। लगातार नहीं करोगे, अगर छूट भी जाएगा तो फिर क्या हो गई, एक सीक्वेंस आपका नहीं रहेगा, और सीक्वेंस नहीं रहेगा तो आप नियमित अध्ययन से वंचित हो जाएंगे और आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आगे के जो टॉपिक है वो भी समझ में नहीं आए। तो इसलिए कंटिन्यू वीडियो को देखिए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।